नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि जगत में। दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय बहुत ही खास रहेगा। आज हम बात करेंगे फल एवं फूलों में के उत्पादन हेतु कृषि कार्य, और इसी खास विषय पे आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के बहुत सारे युवा किसानों को प्रेरित व जागरूक किया है कि किस तरह से हमारे किसान भाई अपनी आय और हमारी फसलों को किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा। कपूर सिंह ठाकुर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला से संबंध रखते हैं और एक प्रगतिशील किसान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार किसान साथियों, मैं कपूर सिंह ठाकुर ग्राम बो से एक छोटा सा किसान हूं और साथ में जय किसान संघ पटगहर का अध्यक्ष हूं और द मलूठी फ्रूट फ्लावर एंड वेजिटेबल ग्रोअर्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का सचिव भी हूं। तो जितना कुछ मुझे मालूम है मैं सभी किसान साथियों से उसको बांटना चाहता हूं। कपूर सिंह जी, अगर हम बात करें फल उत्पादन या फल खेती के बारे में, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आप कौन कौन से फलों की खेती करते हैं। आजकल मुख्यतः सेब की बागबानी पे हम काम कर रहे हैं जी, और वो भी उसकी जो लेटेस्ट टेक्निक हैं जी, उस पे ज़्यादातर हम काम कर रहे हैं जी। पहले तो हमारे सीडलिंग पे काम होता था, बहुत सारे जो हमारा क्षेत्र है उसके अधीन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे पूरे विश्व में अगर हम देखें तो इसकी टेक्निक को डेवलप किया गया है। वो सीड से हट करके जिसको हम टिश्यू कल्चर कहें या क्लोनल रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं जी। और उस पे कैसे कैसे उसको विकसित करना है वही हम भी धीरे धीरे करके सीख रहे हैं इस पे, और लोगों को भी अपने जो पड़ोस में लोग हैं उनको सिखा रहे हैं इन पूरे सिस्टम को। जी, अगर हम बात करें सेब के अलावा अन्य फलों की, तो और कौन कौन से फलों की आप खेती करते हैं? हाँ जी, उसमें कुछ तो हमारे पास प्लम, उस पे हम काम कर रहे हैं जी, एप्रिकॉट उस पे काम कर रहे हैं जी, और स्ट्रॉबेरी जी, वो भी उसके साथ साथ हम इसको विकसित कर रहे हैं ताकि हम ये देखें कि अगर सेब के उत्पादन से हमें कुछ लाभ कम हुआ है जी, तो उसको इन फलों से इनको विकसित करके इनको बेच करके भी हम अपने कुछ आर्थिक स्थिति को सुधारें। इस उद्देश्य से हम इनको साथ का साथ इसको विकसित कर रहे हैं। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जितने भी हमारे जो प्रदेश के किसान हैं, कहीं ना कहीं वो सेब की तरफ ज़्यादा रुझान्वित हो रहे हैं और सेब के उत्पादन पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे किसान भाई सेब के अलावा अन्य फसलों पर भी ध्यान देंगे तो जो उनको कहीं ना कहीं जो घाटा, कई बार हम देखते हैं कि सेब के इतने अच्छे दाम देखने के लिए नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे किसान भाई अन्य फसलों की तरफ भी जाएंगे तो एक जो उनको एक घाटा है उससे वो बच सकते हैं और कहीं ना कहीं वो अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हाँ जी, ये तो हम किसानों को भी सोचना चाहिए कि अगर हम एक ही आइटम पे एक ही उस पे काम करें और उसके रेट हमें ना मिलें या उसके ऊपर कोई बीमारी आ जाए तो वो पूरे का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके साथ में कोई उसकी सहायता के लिए, अपने आय की सहायता के लिए कोई और भी फल जो हैं उसको उगाएं जी। उसको बेचने का भी तरीका हम अपनाएं ताकि हमारा संतुलन बना रहे कि हमें लॉस ना हो और हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो। इस उद्देश्य से हम इसको साथ का साथ विकसित कर रहे हैं। कपूर सिंह जी, जैसे आप बहुत से अन्य वैरायटीज़ के भी सेब उगाते हैं और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे प्रदेश में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत से किसान एप्पल्स की जो फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी जो हमारे मैदानी इलाका है जो जहाँ पे ज़्यादा हाइट भी नहीं, वहाँ पे भी हमारे अब जो किसान भाई सेब उगा रहे हैं। तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश के कई किसान हैं जो जिनकी कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो उन्हें अगर सेब की खेती करनी है, सेब का उत्पादन करना है, तो कौन कौन सी जो वेराइटीज़ हैं उनके लिए उचित रहेगी? हाँ जी, ये जो टिश्यू कल्चर या कॉलोनल रूट स्टॉक का जो सघन कृषि है, इसका सही नाम है सघन बागबानी। जी जी। इसमें हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल में जो 4000 फुट की जो समुद्री तल से जो हमारी
हाइट हैं जी यहाँ तक तो हम कमर्शियल इसको उगा सकते हैं जी। उसमें वैरायटीज़ तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उसमें, जैसे जेरोमाइन हैं, रेड विलोकस हैं, रेडलम गाला की तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, रेडलम गाला, डार्क बेरॉन गाला, ऐसे करके बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसको हम उगा सकते हैं पॉलिनेशन के लिए जी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो 4000 से जिनका 4000 फुट से जो नीचे क्षेत्र है, लगभग 1000 फुट तक का भी हम अन्ना जैसी और वैरायटीज़ हैं जो इस पे ये जो क्लोनल रूट स्टॉक है जी, इस पे हम इनको उगा सकते हैं और वो कमर्शियल तो उसको हो सकता है हम उसमें भी पैसा कमाएं, लेकिन कम से कम जो उसको जो उगा रहे हैं वो अपने घर के यूज के लिए तो हम उसको उसका आनंद ले सकते हैं। जी कपूर सिंह जी, जैसे हम बात करें सेब की, तो सेब के अक्सर पौधों में हमें बहुत से तरह तरह की कीट और बीमारियां देखने के लिए मिलते हैं। हाँ जी, और आप शुरुआत से लेकर ही प्राकृतिक खेती को ज़्यादा प्रमोट करते आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो प्राकृतिक विधि से इन समस्याओं से बचने के लिए किसान भाई हमारे क्या क्या कार्य कर सकते हैं? हाँ जी, ये तो ये जो प्राकृतिक खेती को अगर हम सेब पे और बगीचों पे भी काम करें तो ये बड़ा इस पे हमें खर्चा कुछ नहीं करना है जी। लेकिन जो आर्थिक स्थिति है उस पे हमें काफ़ी लाभ इससे हमें मिलता है। जी जी। उसके लिए तो हमारे पास ये साधन हैं कि एक तो जो कीटनाशक हैं जी, ये एक इस पे एक बहुत इसका जो साइंस है, हमें ये देखना होता है कि हमारे जो कीट हैं वो दो किस्म के कीट किसानों के, एक तो हमारी सहायता जो करते हैं जी, मित्र कीट हैं जी, उनको हमने बचाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे जो कीट हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक कीट है, उनको हमने मारना है। जी जी। तो उसको हम ध्यान में रख करके जी, जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसको हम उपयोग करते हैं। जी जी। और उसका छोटा सा साधन यही है कि जो हमारे आसपास के जो ऐसे पौधे हैं जिनके उपयोग से हम ये कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं, उस पे हम जाते हैं। उसके लिए हमने प्रबंध रखे हैं कि किस किस किस्म के कीटों को मारने के लिए हमने कौन से पौधे का जी उसको बनाना है, उसके लिए कीटनाशक उसका तैयार करना है। दूसरी समस्या है फंजीसाइड, ये जो फंगस से जो पौधों को नुकसान होता है उसके लिए भी हम अभी तक जो छाछ है, लस्सी जिसको हम कहते हैं, खट्टी लस्सी, जो कि मुझे लगता है हर घर में उपलब्ध आसानी से हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, और करनी भी चाहिए। जो किसान असल में सही मायनों में जो किसान हैं उनको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देशी गाय की अगर लस्सी हमारे पास हैं और वो खट्टी लस्सी 10-12 दिन की लस्सी है, उसका हम उपयोग करते हैं इसकी फंगस को नियंत्रित करने के लिए। स्प्रे भी हम करते हैं, उसकी हम ड्रेंचिंग भी हम कर लेते हैं ताकि वो फंगस भी नुकसान हमें ना करें। सेब में आमतौर पे बड़ा एक आसान सा वाइट रूट रॉट, जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं, वो फंगस की प्रॉब्लम है। उसके लिए हम केमिकल यूज नहीं करते, हम उसके लिए कोई ट्राइकोडर्मा या कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज कर लेते हैं, लेकिन साथ में लस्सी का भी हम साधन उसको उपयोग करते हैं, उसकी ट्रेंचिंग करते हैं ताकि वो हमारे को केमिकल हम यूज ना करें और वो कंट्रोल भी हो जाए हमारा वाइट रूट रॉट की जो समस्या है जी। तो ये हम कर रहे हैं उसमें। सेब में तो और बहुत सारे जो पेस्ट, नीम पेस्ट जो तना है उसमें बीमारियां उतरें या बीमारियां सर्कुलेट ना करें, उसके लिए हमें पेस्ट भी करना होता है सेब के तनों में। तो वो भी नीम पेस्ट करके हमने तैयार किया होता है। उसमें गोबर, गोमूत्र, मिट्टी और नीम के पत्ते। नीम के पत्ते तो चलो खासकर हमारे एरिया में नीम के पत्ते होते नहीं हैं, तो हम नीम ऑयल भी उसकी जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो नीम ऑयल भी उसमें ऐड करते हैं और नीम पेस्ट करके हम उन तनों में हम लगाते हैं ताकि वो बीमारियां जो है ना वो सर्कुलेट ना करें। और कहीं ना कहीं जो किसानों को जो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है कीटनाशकों को खरीदने में या अन्य चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ही ज़्यादा किसानों को राहत मिल सकती है। और कपूर सिंह जी, जब भी हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती की तो उसमें ज़ीरो बजट खेती की अक्सर बात की जाती है, अक्सर चर्चा की जाती है, तो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएँ। हाँ जी, हाँ जी, ये तो मेन उद्देश्य भी यही है जी। ये जो जीरो बजट
प्राकृतिक खेती। जी जी। जीरो बजट का मतलब है कि हम उस पर खर्चा ना करें जी। ये जो हमारे आस पड़ोस में जो हमारे पास नेचुरल उत्पादन से जो हम बनाते हैं दवाइयाँ वो बनाएं जी। और जो उसका जो भोजन है सेब का जी। उसको हम केमिकल ना डालें, उसको हम कैसे तैयार करें, उसके लिए जीवामृत करके एक जीवामृत बहुत मशहूर उत्पाद है उसका, गोंत और गोबर का। जी जी। वो हम बनाते हैं। वो लगभग 3 साल से 4 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं जी। उसका मेन ये रहता है जैसे कि 10 किलो गोबर जी। 10 किलो देशी गाय का गोमूत्र जी। 2 किलो उसमें हम डालते हैं बेसन। जी। अगर हमने जीरो बजट का अगर हम बोल रहे हैं तो हम घर में भी कोई ऐसी दाल जिसको हम पीस करके उसका बना लें वो भी हम यूज कर सकते हैं। जी। और 2 किलो गुड़। जी। और अगर हम गुड़ ना यूज करें तो हमारे पास होता है कई बार के सेब अगर हम पैकिंग कर रहे हैं तो सेब हमारे ख़राब हो रहे हैं तो उसको हम चटनी बना करके उस गुड़ की जगह में हम सेब भी डाल लेते हैं। जी। और हल्की से थोड़ा सा 200-250 ग्राम या आधा किलो मिट्टी। जी। लेकिन वो मिट्टी हम ऐसी जगह से लाते हैं जहाँ पे हमने केमिकल कभी किसी ने स्प्रे नहीं किया, छायादार पौधों के नीचे से मिट्टी लाते हैं, वो भी हम डालते हैं। जी। और उसको सुबह और शाम मतलब घड़ी की सुई की तरह हम उसको हिलाते हैं लगभग 4-5 मिनट, ताकि वो उसके जो जिसको हम कहेंगे जामुन, जी जी, जो दही को भी जमाता है, वो जो उसके जो कीट हैं जी जी, उस सर्कुलेट करें सभी जगह और डेवलप करें जी, तो उसको हम घुमाते हैं जी। और आम तौर पे तो गर्मियों में या बरसात में वो 10-12 दिन के अंतराल उस पर वो लगभग नहीं 10-12 दिन नहीं 6-7 दिन में वो तैयार हो जाता है, 5-6 दिन में। लेकिन सर्दियों में हम 10-12 दिन के बाद उसको हम यूज करते हैं और उसकी हर पौधे में ड्रेंचिंग है हमारा सिस्टम, तो ड्रेंचिंग में हम डालते हैं, उस पर ड्रिप इरिगेशन में हम डालते हैं और हर पौधों को जाती हैं जी। और हर साल फिर हम उस मिट्टी को भी टेस्ट करवा लेते हैं कि जो हमने डाला है क्या ये हमारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है। जी जी। तो अभी भी हमने टेस्ट करवाया है तो वो मतलब बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट्स हमारे को मिल रहे हैं कि ये सारे का सारा जो हम कर रहे हैं इसके हमें लाभ भी मिल रहा है। ये अभी 1 महीना हुआ हमने सारी सॉइल टेस्ट करवा करके ये हमें मिला है उसका। कपूर सिंह जी, अगर हम बात करें फूलों की तो फूलों की खेती हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छे स्तर पे की जा रही है। हाँ जी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश का वातावरण फूलों की खेती के लिए कितना अनुकूल माना जाता है, और अगर हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान भाई फूलों की खेती करना चाहते हैं तो किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद रह सकती है? हाँ जी, ये बागबानी शुरू करने से पहले, सेब पे काम करने से पहले हमने फूलों पे ही काम किया है जी। हिमाचल एक बहुत बढ़िया कुदरत की जो देन है वो हिमाचल को मिली है। जी जी। फूलों का हमने ग्रीन हाउसेज पहले बनाए और उसमें हमने काम शुरू किया था जो, और बहुत सारे हमारे जो इसमें संगठन में जो लोग जुड़े हैं काफ़ी सारे लोग फूलों पे काम अभी भी कर रहे हैं। जी जी। शुरुआत तो हमने इस पे कारनेशन कट फ्लावर्स से शुरू की थी, कारनेशन, और वो काफ़ी अच्छी रिटर्न भी उस पर, आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी, जब हम उसको कंपेयर करें बगीचे के हिसाब से तो लगभग उसके बराबर ही फूलों से भी हमें रिटर्न मिल रही थी। धीरे करके हुआ ये कि जिसने भी ग्रीन हाउसेज बनाए सब ने ही कारनेशन के फूल पे काम किया। जी जी। और क्योंकि प्रोडक्शन तो डबल हो गया लेकिन जो उसकी डिमांड थी वो हल्की सी इंक्रीज की होगी, तो आर्थिक स्थिति में कोई धीरे करके वो लाभ घटता गया और एक स्थिति ऐसी आई कि कुछ दिनों के लिए तो हमें फूलों पे थोड़ा सा कम करना पड़ा। जी। और हम ये बागबानी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एप्पल पे भी हम काम करें, फ्रूट पे भी हम काम करें। फूलों पे कारनेशन के अतिरिक्त भी हम लिलियम हैं, क्राइसेंथेमम हैं, गेंदा हैं, ऐसे फूल हम उगा सकते हैं। कारनेशन तो ग्रीन हाउसेज, लिलियम तो ओपन में भी हम उगा सकते हैं, कारनेशन तो ग्रीन हाउसेज में ही ज़्यादा बढ़िया से होता है। क्राइसेंथेमम भी अगर हम टेक्निकली उसको उगाना चाहें, टेक्निकली का मतलब है अगर तुम उसको नेचुरल उस पर उगाएंगे तब तो वो दिवाली के आसपास ही सब मार्केट में आएगा,
और उसके रेट्स आसानी से हमें मिल नहीं पाते। लेकिन अब हम उसकी अगर तकनीक सीख जाएं क्राइसेंथेमम की, उसको जो ग्रीन हाउस है उसको हम डार्क करें, अंधेरा करें जी। और उसकी टाइमिंग का है कि कितने घंटे इसको डार्क करना है, कितने बजे लाइट देनी है, तो उसको हम उसकी जो उसका जो टाइम शेड्यूल्ड है उससे हम पहले उसकी क्रॉप हम ले सकते हैं। लेकिन ये हमें सीखना पड़ेगा कि हमने ये डार्क उसको ग्रीन हाउस को डार्क कैसे करना, उसकी टाइमिंग कैसे फिक्स करनी कि कब इसको लाइट देनी है। तो अगर हम इसको अपना लें तो आर्थिक स्थिति से काफ़ी लाभ हो सकता है, क्योंकि ये अगर हम इसको टाइम से पहले उगा लें तो बड़े अच्छे रेट्स हमें मिल जाते हैं मार्केट से। तो जैसे आपने बताया कि फूलों की ज़्यादातर जो खेती है पॉली हाउस में की जाती है, और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ऐसे किसान हैं जो शायद जिनके मुमकिन नहीं है कि वो पॉली हाउस अपने खेतों में लगा सके। तो अगर कोई किसान भाई फूलों की खेती भी करना चाहता है पर वो उसे पॉली हाउस लगाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो क्या हमारे किसान भाई खुले में भी क्या फूलों की खेती कर सकते हैं? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। ग्रीन हाउसेस तो सबके बस का भी नहीं है जी जी। खुले में अगर हम फूलों का काम करें तो गेंदा जी बड़ा आसानी से हम उगा सकते हैं, और सीजन से पहले भी उगा सकते हैं, और मार्केट में अच्छे ढंग से डिमांड आपको मालूम है कि सब जगह कितनी गेंदा की कितनी डिमांड रहती है, वो काफ़ी अच्छे ढंग से बिक जाता है जी। एक जो अभी हमने सीखा है जंगली गेंदा जी। जंगली गेंदा फूल हैं वो, लेकिन जंगल में नेचुरल उस पे आता है हमारे पास उसको अगर हम उसको प्रोसेस करें जी जी जंगली गेंदे को, उसमें कुछ नहीं लगता है, ना उसको में कोई बीमारी लगती, ना उसको कोई पशु खाता, ना उसमें कोई गुडाई करनी पड़ती, ना उसमें कोई कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमने बीजना है। नेचुरल में भी मिल जाता है, लेकिन अगर नेचुरल उस पर हमें नहीं मिल रहा है तो बीज हम डालें, उसको खेत में डालें, घासनी में डालें, रास्ते के किनारों में डालें। उस जंगली गेंदे को अगर हम प्रोसेस करते हैं जी, तो उससे हमें तेल, जो औषधीय उसका उत्पादन तेल हमें मिल जाता है। और अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है जी, 1 लीटर जो जंगली गेंदे से हमने तेल लिया है, 1 लीटर तेल 13-14 हज़ार रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में बिकता है जी जी। तो उसको बड़े आसानी से हम उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए ग्रीन हाउस ढूंढें जी जी, या खेत ही ढूंढें, उसके लिए खेत की भी जरूरत नहीं है, घासनी में हम उगा लें, कहीं भी आसपास कहीं में उगा लें, रास्ते के किनारे उगा लें, खाली जगह में जंगल में उगा लें जी जी, और काट करके लाएं, और उससे हम एक बहुत ही अच्छा एक जो आय का जो साधन बन सकता है, बहुत अच्छा साधन अच्छी हमारी। हाँ जी कपूर सिंह जी, जब भी हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो अक्सर फूलों की जो पैकेजिंग है, जब भी वो हमारे किसान भाई बाज़ार में फूलों को लेकर जाते हैं तो उनकी फूलों की पैकेजिंग बड़ी अच्छी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं जो नेचुरली जो उनके दाम है फूलों के, उन्हें किसानों को कम देखने के लिए मिलते हैं। तो फूलों की पैकिंग कितनी ज़रूरी रहती है, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये तो हमने भी उसको अनुभव किया है कि ये जो फूलों की जो प्रोडक्शन है उसकी पैकेजिंग का भी एक हमें कोई बढ़िया तरीका ढूंढ लेना चाहिए जी। कार्नेशन भी जो हम भेजते हैं उसकी जो पैकेजिंग होती है बड़ा आसान सा उसका है कि वो प्लास्टिक के उसमें कर करके रबर बैंड लगा दे और भेज दिया जी, बॉक्सेस में भेज दिया। लेकिन उसका सही सिस्टम अगर कोई हो जी, तो उसकी दूर भेजना है, वो ख़राब ना हो, सूख ना जाएं, उसका एक सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए, जो अभी अब हम भी उस स्टेज में हैं कि अभी हमें वो सीखना है कि इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है। ये फूलों की पैकेजिंग का नहीं है सर महोदय झगड़ा जी। सेब उत्पाद, ये जो फ्रूट भी हम पैदा करते हैं, इसकी पैकेजिंग में भी अभी हम बहुत पीछे हैं जी। इस पे भी हमें खोज करनी चाहिए कि हम जो प्राकृतिक ढंग से सेब उगा रहे हैं जी, अगर उसकी पैकेजिंग को हम थोड़ा सा सुधार लें जी, तो उसकी जो कीमत है हमें बड़ी आसानी से और बढ़िया ढंग से मिल जाएगी जी। लेकिन उसको कोई निशानी तो हो कि ये प्राकृतिक ढंग से उगाया गया सेब है, और इसकी पैकेजिंग के हिसाब से वो पहचान जाएं जी। तो इस पे हम कर रहे हैं, इस पे भी हम खोज कर रहे हैं कि कम से कम बॉक्सेस का जो दूसरे कलर के जो कमर्शियल यूज़ के जो सेब पैक हो रहे हैं उसके बॉक्स का रंग क्या हो जी जी बिल्कुल, और जो प्राकृतिक ढंग से सेब पैदा कर रहे हैं या सब्जियां उगा रहे हैं जी,
उसकी पैकेजिंग का रंग क्या हो, ताकि बाजार में अलग से पहचान हमारे जो भी हमारे कस्टमर है उन्हें अलग से पहचान हो सके कि ये प्राकृतिक विधि से उगाए गए जी। कंज्यूमर को भी उससे लाभ हो जाएगा कि ये प्राकृतिक ढंग से, इसमें केमिकल यूज नहीं किया है जी। ये मार्केट में आए हैं, अगर वो 4 पैसे ज़्यादा भी देने पड़ रहे हैं तो वो देंगे, खुश होकर देंगे, क्योंकि लाभ उनको भी होने वाला है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया लाभ होने वाला है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इसकी पहचान के लिए कोई पैकेजिंग में कोई थोड़ा सा पहचान आसानी से हो जाए कि ये अलग चीज़ जो अलग हैं, ये केमिकल से यूज नहीं किया, इस पे प्राकृतिक ढंग से उत्पादन हुआ है, तो इसको कैसे हमने बेचना है, ये हम इस पे कर रहे हैं। कपूर सिंह जी, जब भी हम बात करते हैं मिट्टी की गुणवत्ता की, हाँ जी, चाहे हम फूलों की खेती करें या फलों की खेती करें, अक्सर किसानों की शिकायत रहती है कि हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसका प्रमुख कारण क्या आप मानते हैं, और इसको अगर हम सुधार करना चाहें तो किस तरह से हमारे किसान भाई से सुधार कर सकते हैं? ये तो मेन इसका मुख्य उद्देश्य तो केमिकल को यूज करना है जी। अभी तक तो किसानों को मैंने ये देखा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कितना डालें, ये जो कीटनाशक है हम किस रेशो से हम स्प्रे करें जी, फंजीसाइड को हम किस ढंग से डालें, इसका कोई हम लोगों को भी ज्ञान नहीं है कि इसको किस रेशो से डालना है जी। रिकमेंडेशंस क्या है और हम डाल किस ढंग से रहे हैं जी। और अगर हम इसको यूज करेंगे तो खेती बाड़ी जो हमारी ज़मीन है वो तो बंजर होगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उससे क्रॉप लेना भी मुश्किल हो जाएगा जी। ये केमिकल को यूज करना हम कम करें, अगर करना ही है तो उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं सॉइल टेस्ट करवा लें जी, उसमें क्या कमियां हैं, जो कमियां हैं उसके हिसाब से हम कंपोस्ट उसमें फर्टिलाइजर्स डालें, खाद डालें। ऐसा ना हो कि पहले ही उसकी क्षमता ज़्यादा है और हम उस पर फिर वही खाद डाल रहे हैं जी, हट फिर के वही डाल रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं, लालची हैं कि इससे अच्छी क्रॉप आएगी जी। लेकिन धीरे धीरे करके ज़मीन बंजर हो जाएगी जी, और उससे कुछ भी लेना मुश्किल हो जाएगा जी। और इसका मुख्य उद्देश्य भी ये जो प्राकृतिक खेती का, जिसको हम सरकार भी चाह रही है कि इस पे हम जाएं जी, कंज्यूमर्स को भी इससे कितना लाभ होगा ये सबको मालूम है कि हम केमिकल से पैदा किए हुए जो उत्पाद है उसको खाने से कितना लॉस हो रहा है जी। और जो ये प्राकृतिक ढंग से आ रहे हैं मार्केट में या हमें मिल रहे हैं कंज्यूमर्स को, उससे कितना लाभ हो रहा है जी। तो ज़मीन में हम ये केमिकल यूज ना करें जी, स्प्रे भी हम कर रहे हैं, कीटनाशक कर रहे हैं या फंजीसाइड फंगस को मारने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, ना करें जी। और अगर इस स्टेज में हम नहीं पहुंच पाए तो कम से कम जो रिकमेंडेड उस दवाई का, जो उस खाद का, उस दवाई का जो रिकमेंड किया गया है कि इस रेशो से करना है, उस रेशो से हम करें जी। जरूरत से ज़्यादा करेंगे तो ज़मीन तो बंजर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई को जो केमिकल्स का जो उपयोग है कम करना होगा और अपने जो प्राकृतिक खेती है उसे ज़्यादा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कपूर सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आप आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारियाँ दी और हमारे युवा किसानों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।